एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है दलजिंदर और आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट अटैक्स के बारे में। हार्ट अटैक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज लगता है यार अपने लोग बहुत प्यारे हैं, वो कहीं नहीं जाएं। कभी किसी को फैमिली में हार्ट अटैक नहीं है, कभी सुनने को भी मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। एक ऐसी सच्चाई है जिससे हमें भागना नहीं चाहिए। तो आज मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें मेरे साथ। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने आया हूँ यहाँ पे अबाउट हार्ट अटैक्स इन इंडिया। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हम अपनी बॉडी की बायोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस तरीके से इसे प्रेजेंट किया है जैसे किसी क्लास 10th के बच्चे को समझाना हो, वैसे बायोलॉजी टाइप में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हार्ट अटैक को अवॉइड किया जा सकता है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक प्रोमिनेंट है, और इंडिया में इसका स्टैट्स क्यों राइज हो रहा है, क्यों हमारे आसपास के लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है दलजिंदर और मैं देहरादून में सिचुएटेड हूं। मैं यहाँ पे संदीप सरसून डिफेंस एकेडमी के साथ काम करता हूं और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। चलिए बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। तो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ लिखी है। क्या लिखा है? 1 in 4 डेथ्स इन इंडिया अकर ड्यू टू अ हार्ट डिसीज। मतलब हर 4 में से एक बंदा यार हार्ट अटैक से मर रहा है। समझते हो आप इस बात को कि आप 4 दोस्त हो और हो सकता है आप चारों में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो हार्ट अटैक से मर जाएगा। बचाया जा सकता है ना खुद को और अपने दोस्तों को भी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी बायोलॉजी समझते हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगा पर मैं चाहता हूँ कि आप इसकी बायोलॉजी अच्छे से समझें। तो हमारा ह्यूमन हार्ट, मान लो मैंने इसको इस तरीके से काट दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये हार्ट दिखाई देगा अंदर से। ठीक है, इसके पास ना 4 चेंबर होते हैं, या 4, आप ऐसे समझ लो 4 छोटे कमरे हैं, ठीक है, जो एक साथ मिलके काम करते हैं। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मांसपेशियों से बना है, मांसपेशियां थक भी जाती हैं, है ना। अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट, मतलब आपकी बंद मुट्ठी जितना इसका साइज होता है। ठीक है, कहाँ पे है ये? बिल्कुल आपकी चेस्ट के सेंटर में। कुछ लोगों को लगता है कि भाई लेफ्ट में है, कुछ को लगता है राइट में है, धड़कन यहाँ महसूस हो रही है, आप कह रहे हो सेंटर में। सच बात है, हार्ट सेंटर में ही होता है बिल्कुल, ठीक है, लेफ्ट में नहीं होता। थोड़ा सा उसका ट्रायंगुलर शेप होता है, त्रिकोणा शेप, जो लेफ्ट लंग की तरफ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड पे है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो सेंटर में, धड़कन हमें लेफ्ट में महसूस होती है। बीच की एक हड्डी होती है स्टर्नम, उसी के पास है यहाँ पे छाती की मेन हड्डी जो है। ये हमारे काफ़ी वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आपको पता ही है कि भाई अगर दिल रुक जाएगा तो सारे फंक्शन रुक जाएंगे, खून बहना रुक जाएगा, खून बहना रुक जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन जाना रुक जाएगा, ग्लूकोज पहुंचना रुक जाएगा, सब कुछ ठप पड़ जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। जैसे मैंने आपको बताया, इसके चेंबर होते हैं, इसके कमरे होते हैं। एक बड़ा सा इसको घर समझ लो जिसके 4 कमरे हैं। ठीक है, आजकल तो बड़ा घर 4 कमरे वाला समझा ही जा सकता है जिस तरीके से महंगाई हो रखी है। खैर, ये इसके 4 चेंबर हैं और इसकी जो दीवारें हैं इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो इसके 2 कमरे हैं फर्स्ट फ्लोर वाले, उनको हम लोग ऑरिकल बोल देते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले जो 2 कमरे हैं उन्हें हम वेंट्रिकल बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसकी कुछ लेयर्स होती हैं। चलो खैर, इतना डिटेल में फिलहाल हम नहीं जाएंगे, पर इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम मान लो एक पॉलिथीन जैसा एक बैग है और उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड इस दिल के आसपास प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? उसको शॉक से बचाने की कोशिश करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मछली को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कभी किसी के घर में, या कुरियर किया जाए तो उसे पन्नी में लेके आते हैं। तो पन्नी में जब मछली होती है तो उसको शॉक लगने से बच सकती है वो, है ना, बजाय कि तुम मछली को किसी हार्ड बॉक्स में रख दो, है ना, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे। तो ऐसे ये पेरिकार्डियम जो एक मेम्ब्रेन जैसा होता है जो कि शॉक से प्रिवेंट करता है हार्ट को। ठीक है, चलिए ये तो होगी बेसिक बायोलॉजी इसकी, है ना। अब ये काम कैसे करता है तभी हम समझ पाएंगे कि हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। जब तक हमें इसका फंक्शनिंग समझ नहीं आएगा ना, तब तक हम इसकी डेप्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया 4 कमरे हैं, ठीक है। अब ये किस किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है हमारा हार्ट? हमारा हार्ट जुड़ा हुआ है 2 मोटे पाइप से या 2 मोटे ब्लड वेसल से। ठीक है, एक को बोलते हैं वेना कावा, दूसरे को बोलते हैं आयोटा। वेना कावा जो है पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो खून जिसमें से ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया गया, वो हार्ट के पास वापस लेके आता है। ठीक है, और आयोटा काफी है मोटा, ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी में घूमता है। ठीक है, सो दिल के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में भेजता है, और जो वेना कावा है वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया उसको हार्ट लंग्स के पास भेजेगा। ठीक
ठीक है, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये एग्जाम्स में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये मैं आपको भी बताता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। एक लौती ऐसी आर्टरी हमारी बॉडी में होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और उन्हीं लंग से फिर एक एक वेन हमारे हार्ट के पास आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, जिसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये भी एक एक्सेप्शन है, इकलौती ऐसी वेन हमारे शरीर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ये हाथ पे जो भी आप ये हरे हरे रंग के स्ट्रक्चर देखते हो, ये हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज नहीं होती, ना ये नर्व्स होती हैं, ठीक है। आर्टरी थोड़ी स्किन के नीचे होती है, वेन्स ऊपर ऊपर होती है। हार्ट अटैक के अलावा एक और प्रॉब्लम हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि लोगों की हार्ट बीट रेगुलर नहीं चल रही है ना। कभी दिल तेजी से धड़कने लगता है, कभी बिल्कुल धीमा हो जाता है, या कुछ लोगों को एक मैकेनिकल डिवाइस भी लगानी पड़ती है क्योंकि उनका दिल ढंग से धड़कता नहीं है, जिसे आपने शायद सुना भी होगा, पेसमेकर। सही कह रहे हैं। पेसमेकर एक डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमारा दिल ढंग से नहीं धड़क पाता है। तो हमारे दिल में एक सिस्टम होता है, खुद ही से भगवान ने उसमें एक सिस्टम बनाया है जिसे हम एसए नोड बोलते हैं, ठीक है, साइनो आर्टरियल नोड। इसका काम होता है कि दिल को मैसेज देना कि कब उसका कौन सा चेंबर सिकुड़ेगा और उसमें से ब्लड नीचे वाले चेंबर में जाएगा, फिर वो सिकुड़ेगा, फिर ब्लड आगे जाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती है, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो। मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाने की कोशिश करी है ताकि आप देख पाओ। ऊपर वाला चेंबर सिकुड़ रहा है, ब्लड नीचे जा रहा है, फिर नीचे वाला सिकुड़ रहा है, पाइप के थ्रू ब्लड ऊपर जा रहा है, फिर ये सिकुड़ेगा, ब्लड नीचे जाएगा। तो यही चलता रहता है और इसी की वजह से हमारे दिल की धड़कन भी हमें महसूस होती है, दग 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 दग, या साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो लब डब हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कपाट होते हैं, दरवाजे होते हैं। ऊपर वाले कमरे के जब दरवाजे बंद होते हैं तो पहली आवाज़ आती है धड़कन की, नीचे वाले दरवाजे बंद होते हैं तो दूसरी आवाज़ आती है। ये दरवाजे क्या करते हैं? ब्लड का बैक फ्लो रोकते हैं, ठीक है। तो चलो ये मेन चीज़ हो गई। इन दरवाजों को हम लोग ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, आयोटिक वॉल्व बोलते हैं और पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड होता है हमारा राइट साइड पे, बाइकस्पिड होता है लेफ्ट साइड पे, आयोटिक होता है जो आयोटा से जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे नोड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये क्या करता है? हमारे दिल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स या मैसेज भेजता है, ठीक है। जब कुछ लोगों का ये ऐसे नोड खराब हो जाता है ना, तब डॉक्टर एक मैकेनिकल डिवाइस लगाता है, चेस्ट में ऑपरेशन होता है और फिर वो ढंग से मैसेज हमारे हार्ट को भेज पाता है कि कब उसे कैसे धड़कना है, ठीक है। चलिए ये बात भी आपने समझ ली, बहुत अच्छी चीज। अब पहुंचते हैं मेन हम अपने हार्ट अटैक की बात पे। हार्ट अटैक किस वजह से होता है, सबसे मेन रीजन क्या है, उसके लिए हमें समझना है हमारा हार्ट किसका बना है। मैंने शुरुआत में आपको बताया मसल्स का बना है। मसल्स क्या है? मांसपेशियां। मांसपेशियों को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, खून चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ठीक बात, एकदम ठीक बात है। आप दौड़ते हो, कुछ भी करते हो, आपकी सांस तेज होती है ताकि दिल जोर से धड़के, खून ज्यादा मांसपेशियों तक पहुंच पाए, आपके टांगों तक पहुंच पाए, ताकि उन्हें ज्यादा एनर्जी मिल पाए, राइट। ऐसा ही होता है हमारे साथ। अब जब हार्ट तेजी से काम करेगा, वो उससे खुद को भी तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसे खुद को भी ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो उसे ये सब कामों में हेल्प कौन करने वाला है? हार्ट को ऑक्सीजन देने वाला कौन है? हार्ट तो सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा है, बट हार्ट को खुद को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी। और इसी में जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान को आता है हार्ट अटैक। तो अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कोरोनरी आर्टरी का। ये मेरे पीछे यहाँ पे एक डायग्राम है। ये एक, जैसे आप मान लो पेड़ की पत्ती पे जैसे उसकी वेन्स होती हैं, वैसे ये पूरे हार्ट पे ऐसे लगी होती हैं, बिखरी होती हैं, ठीक है। अब ये पूरे हार्ट का जितना भी ऊतक है, जितना भी टिश्यू है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। पर इसके साथ क्या चीज़ है बेटा कि ये पतली पतली होती हैं, ठीक है। और अक्सर जब हम अपना खान पान सही नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से इसका जो दायरा है, इसका जो डायमीटर है, ये और कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे केस में हमारी जो खून पहुंचाने की क्षमता है आर्टरी की, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, अभी आगे चलेंगे। फिलहाल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। लोगों को बोला जाता है कि भाई तुम अपना ब्लड टेस्ट करा लो हार्ट अटैक के लिए। लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है, 400-500 रुपए का होता है, जो हर एक इंसान को 6 महीने में करवाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो एक लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जरूर करवाइए हर 6 महीने में। उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आती है, ट्राइग्लिसराइड्स की रिपोर्ट आती है। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ ये एलडीएल और एचडीएल क्या होते हैं। अगर कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या चीज ऊपर होनी चाहिए, क्या चीज नीचे होनी चाहिए। तो एलडीएल एक तरीके का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल माने ये हमारी कोरोनरी आर्टरी जो है, जो हमारी धमनी है, उसमें जाके ये जमा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लाग दैट क्लॉग्स आर्टरीज। लेवल शुड आइडियली बी बिलो 130। तो जब आप अपनी ब्लड रिपोर्ट देखो,
लगभग 130 से नीचे की इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे HDL बोलते हैं, हेल्प्स कैरी बैड कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ द बॉडी एंड डज नॉट क्लॉग आर्टरीज, लेवल शुड बी अबव 35, ठीक है। तो ये जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को उधेड़ देता है, वहां से हटा देता है। तो इसकी अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो चांसेस हैं कि आपकी आर्टरी में प्लाग नहीं जमेगा, वो बंद नहीं होंगी, क्लॉग नहीं होंगी। तो आपका HDL का लेवल अच्छा होना चाहिए, 35 से ऊपर होना चाहिए, और LDL का लेवल 130 से नीचे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग याद रखोगे जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट देखोगे, ठीक है। अभी जब हमारी आर्टरी में, ये डायग्राम देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारी आर्टरी का इंटरनल स्पेस है जहां से खून बह रहा है। ये आप छोटे छोटे देख रहे हो, ये रेड ब्लड सेल्स है हमारे, ठीक है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, इस पे प्लाक जमा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये प्लाग, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका जमना शुरू हो गया। अब इस बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से यहाँ से दायरा कम हो गया, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है। इवेंचुअली एक समय ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, और जिस भी हिस्से को, हार्ट की मसल को काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए था, वो तो बंद हो गया। अब क्या होगा, टिश्यू वहाँ का मर जाएगा, वहाँ की कोशिकाएं, वहाँ के सेल जो हैं डेड होने शुरू हो जाएंगे, जिसको प्रैक्टिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि उस इंसान को हार्ट अटैक आ गया, कि उसकी जो कोरोनरी आर्टरी थी वो बंद हो गई, वो जम गई। तो दवाई इसके लिए डेफिनेटली होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उसे गलाने के लिए आप अपनी डाइट में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। Atherosclerosis occurs when fatty deposits of cholesterol and other substances build up on the inner walls of the arteries, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया। This buildup forms plaque which narrows the artery, artery का diameter कम कर देता है। When this occurs in the coronary arteries, it is known as coronary artery disease, CAD इसको common language में बोला जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इससे रिलेटेड और भी इश्यूज होते हैं, जैसे लोगों को एंजाइना पेक्टोरिस होता है, कि मतलब थोड़ा सा वो अगर भागते हैं, चलते हैं, उनके सीने में, चेस्ट में दर्द होने लगता है, ठीक है। वो क्या है, एंजाइना। एंजाइना कब होता है, जब हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है, तो वो टिश्यूज में पेन महसूस होने लगता है, ठीक है। कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक देखते हैं। हार्ट अटैक को अगेन को एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो इसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। इट हैपेंस व्हेन अ कोरोनरी आर्टरी इज सडनली एंड फुली ब्लॉक्ड, कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है ना। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में लोगों को सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप सिम्टम्स के बारे में अवेयर हैं, अपने आसपास वालों को आप बचा सकते हैं, अपने माता पिता को, चाचा चाची या कोई पड़ोसी, आप अगर ये सिम्टम्स नोटिस करें तो हिचकिचाना मत, कि हो सकता है उसका वैसे ही कंधा दर्द हो रहा हो, वैसे ही, ऐसा नहीं सोचना। वो आपको रिग्रेट से बचा सकता है। उस पर्सन को अगर एक्चुअल में हार्ट अटैक आ रहा होगा और अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो आप एक लाइफ बचाने में सक्सेसफुल होगे। सिम्टम्स क्या है, देखो पहले मैं आपको पिक्चर देख के बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स बता रही हैं। सो ऑफ कोर्स चेस्ट में पेन एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है, इसके अलावा वॉमिटिंग एक सिम्टम हो सकता है, ठीक है। स्वेटिंग हो सकता है, अक्सर लोगों को बहुत तेज पसीना आने लगता है, माथे पे पसीना आने लगता है। उसके अलावा डिजीनेस, नोजिया जैसा महसूस होता है, या चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है। उसके अलावा कुछ और भी होता है, जैसे आपकी चेस्ट में एक डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, एक अजीब सी घबराहट सी हो रही है, हॉलोनेस महसूस हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है छाती पे बहुत सारा वेट डला हुआ है, वो भी एक सिम्टम होता है। या फिर ऐसी दर्द जो आपकी लेफ्ट साइड वाले आर्म में रेडिएट हो रही है, राइट साइड भी हो सकती है, लेकिन लेफ्ट साइड के आर्म में आपकी पेन रेडिएट हो रही है, शोल्डर में पीछे पेन जा रही है, या फिर आपके जॉ में, यहाँ पे जबड़े में भी दर्द हो रही है। ये सब किसके सिम्टम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी इरेगुलर हार्ट रेट भी होता है, जिसे हम एरिथमिया भी बोलते हैं, कि आपका हार्ट कभी तो बहुत तेजी से बीट कर रहा है, फिर धीरे हो गया, फिर धड़ तेज हो गया, फिर धीरे हो गया। ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट अटैक के। मेजर ट्रिगर क्या है, ब्लड प्रेशर। अगर किसी को बीपी की दवाई है तो उसे अपना जरूर ख्याल रखना चाहिए। बीपी के मरीजों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ऑफ कोर्स ज्यादा होते हैं। कोई हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट पे है उसको भी ज़्यादा चांसेस है। स्मोकिंग एंड डायबिटीज़, इन सभी ग्रुप्स को अपना खास ख्याल रखना चाहिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर के साथ चेकअप कराना चाहिए। हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब एक्चुअल में हमें डिफिकल्टी आती है, जबकि आइडियली डॉक्टर का काम होता है कि प्रॉब्लम आने से पहले उसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि जब कुछ होगा तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों डॉक्टर को फीस दें, 800 रुपये 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, फिर वो कुछ टेस्ट लिख देगा, फिर 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
मान लो चलो बात लोग गलती लोगों की भी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, बट एटलीस्ट जिनके पास पैसे हैं या गवर्नमेंट सुविधा दे रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चेकअप कराने की, वहाँ पे आपको हर 6 महीने में अपने रेगुलर चेकअप्स करवाने ही चाहिए। इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 30 आप हर 6 महीने में अपना टेस्ट ज़रूर करवाइए। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में क्या है? एंजियोप्लास्टी, स्टेंट एंड बाईपास हार्ट सर्जरी। अच्छा, एक और चीज़ है, लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो अपना चेकअप क्यों नहीं कराते कि चेकअप कराएंगे कुछ प्रॉब्लम निकल आएगी फिर उससे डील करना पड़ेगा। अरे इससे बेवकूफ़ ज़्यादा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता कि तुमको प्रॉब्लम दिख रही है पर तुम कह रहे हो नहीं मैं आंखें मूंद के बैठ जाऊंगा और वो प्रॉब्लम चाहे मुझे मार दे पर मैं चुप बैठा रहूंगा, है ना। तो ऐसी बेवकूफ़ी आपको कभी नहीं करनी है। कोई घर में ऐसी बेवकूफ़ी करे भी, अगर आपके मम्मी पापा या कोई नहीं समझे आपकी बात, तो उन्हें ज़बरदस्ती बैठ के समझाओ, आप एक हार्ट अटैक को बचा सकते हो। अच्छा, एंजियोप्लास्टी क्या होती है? ये तो एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देखोगे। इसमें क्या किया जाता है, एक ना पतली सी ट्यूब डाली जाती है हमारी कोरोनरी आर्टरी तक, ठीक है। डॉक्टर बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक आप इसे बोल सकते हो, और एक छोटा सा गुब्बारा होता है जो उस कोरोनरी आर्टरी तक पहुंचाया, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। फिर उस गुब्बारे को इन्फ्लेट किया जाता है, फुलाया जाता है, और वो क्या करता है, जब गुब्बारा फूलता है ना, इसको वाइडन कर देता है, इसको चौड़ा कर देता है, ठीक है। फिर उस गुब्बारे को डिफ्लेट करके निकाल दिया जाता है। इसमें पेशेंट जो होता है जनरल एनेस्थीसिया में होता है, उस पेशेंट को कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है। डॉक्टर बहुत ही प्रॉपरली उसकी आर्टरी को जहां पे भी ब्लॉकेज होती है उसे वाइडन कर देते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे रुकावट नहीं रहे और हार्ट तक जो जिस रिक्वायर्ड में उसे अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए वो उसे पहुंचता रहे, ठीक है। इससे पहले एक और चीज होती है जिसे हम लोग एंजियोग्राफी बोलते हैं। एंजियोग्राफी एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिसमें डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे प्लाक ज़्यादा है, कहाँ पे ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एंजियोग्राफी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है वो एंजियोप्लास्टी होता है। बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है और ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट भी होता है। इसे हम PCTA बोलते हैं अगर अगेन कोई एग्जाम परस्पेक्टिव से स्टडी कर रहा है। फिर स्टेंट होते हैं। स्टेंट क्या होते हैं? ये एक छोटा सा जाल होता है, गुब्बारा डालने की बजाय हमने एक छोटा सा ना जाली डाल दी, जाली के अंदर गुब्बारा डाल के हमने उसे फैलाया और वो जाली फिर फैल के वहीं पे अटक गई, ठीक है। अब जब वो जाली एक्सपैंड हो जाएगी तो वो इस आर्टरी को वापस सिकुड़ने नहीं देगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया रहता है। इनफैक्ट डॉक्टर सबसे पहले जो करते हैं, अगर इमरजेंसी केस होता है तो डॉक्टर फटाफट से स्टेंट डाल देते हैं जिससे आर्टरी सिकुड़ने से बचती है और खून प्रॉपर्ली आगे पहुंचता रहता है। कुछ लोगों का एक स्टेंट डलता है, कुछ के दो, कुछ के तीन स्टेंट भी डल सकते हैं। दिस प्रोसीजर हेल्प्स रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स विदाउट एनी मेजर सर्जरी। अब मान लो कोई ऐसे कंडीशन में जब स्टेंट डल ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा प्लाग है, मतलब मान लो 70-80% से भी ज़्यादा डायमीटर कम हो रखा है, ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में बाईपास हार्ट सर्जरी की जाती है। बाईपास हार्ट सर्जरी सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड सबका ऑपरेशन ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं होता। वो तो कोई भी चीज़ हमेशा 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकती, हम भगवान थोड़े ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एफर्ट नहीं करो, है ना। ऑपरेशन से डर के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे ही रहो, ठीक है। ऑपरेशन अगर डॉक्टर बोलता है आप 3-4 जगह से और राय लीजिए, ऑप्शंस लीजिए, एंड इफ इट इज ओनली ऑप्शन देन यू मस्ट नॉट वेट फॉर अ हार्ट अटैक। तब आपको हार्ट अटैक आने का इंतजार नहीं करना है, जाके टाइम से ऑपरेशन करवा लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आपके हार्ट की वो आर्टरी आइडेंटिफाई की जाती है जहाँ पे प्लाग है, ठीक है, और आपकी जो टांगे हैं, ठीक है, वहाँ से एक वेन, लंबी वेन निकाली जाती है, उसका रास्ता बाईपास किया जाता है। उस वेन को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे, ब्लड फ्लो को ऑल्टर करने के लिए, बाईपास करने के लिए। जैसे शहर में रास्ता बाईपास होता है, बाहर से निकल जाओ, हाईवे से बाहर से निकल जाओ, शहर के अंदर भीड़ भड़के में मत घुसो, है ना। वैसे यहाँ पे ब्लड फ्लो का एक ऑल्टरनेट रूट बना दिया जाता है, बाईपास रूट, इसीलिए सर्जरी को बोलते हैं बाईपास हार्ट सर्जरी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, इससे लोगों की ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज, ये स्टैट्स हैं, ऑन एन एवरेज इंसान की आयु जो है, एज जो है, लगभग 20 साल से बढ़ सकती है। मान लो कोई 40 में मरने वाला था, वो टाइम से अपनी बाईपास हार्ट सर्जरी करा सकता है, 60-65 तक वो आराम से अपनी एज निकाल सकता है। उसके बाद भी अगर वो अपना ख्याल रखता है तो ऑफ कोर्स दे कैन गो अप टू 70-80, है ना। लेकिन 20 साल भी अपने किसी प्यारे इंसान के, माँ बाप के बहुत मायने रखते हैं, है ना। और आप भी जब भी आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ योर ऑप्शंस। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG की शॉर्ट फॉर्म है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें बाईपास कराया जाता है ब्लड को, ठीक है। सर्जन्स टेक अ हेल्दी ब्लड वेसल, जो कि मैंने आपको बताया वेन, फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जनरली लेग या चेस्ट में से एक वेन निकाल ली जाती है और उसको रीराउट किया जाता है, ठीक है। इट क्रिएट्स अ न्यू पाथ फॉर द ब्लड टू रीच द हार्ट मसल बाईपासिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। उस ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके उसको नहीं छेड़ा जाता, जो बंद है वो तो बंद ही है, हमने उसके लिए एक और रास्ता बना दिया, ठीक है। चलिए, अब किन चीज़ों का ख्याल रखें कि हमें हार्ट अटैक नहीं हो? एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
स्ट्रेस आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, उससे थोड़ी सी दूरी बना लें, है ना। अच्छा, न्यूट्रिशन में क्या है, हार्ट हेल्दी ईटिंग, आप ऐसे ही फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ग्रेन्स खाएं जो आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, है ना। सभी तरीके के न्यूट्रिशियस डाइट आप खाएं। सॉल्ट रिडक्शन, कंज्यूमिंग लेस देन 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे हेल्प्स मैनेज ब्लड प्रेशर। अगर आप सॉल्ट ज़्यादा खाते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं, ठीक है। फैट चॉइसेस, अवॉइड ट्रांस फैट। जब आप कोई पैक्ड फूड देखते हो उसके पीछे लिखा होता है जीरो ट्रांस फैट, तो ट्रांस फैट क्या होता है, इट इज फाउंड इन कमर्शियल बेक्ड गुड्स एंड फास्ट फूड, दे रेज बैड कोलेस्ट्रॉल। ट्रांस फैट जो होता है आपकी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपको याद होगा वही है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम इकट्ठी हुई है, कि मतलब कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर जिसकी वजह से कम हो रहा है ना, उसी की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, सब प्रॉब्लम ही वही है। तो ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं खाना है आपको, ठीक है। इंक्लूड ओमेगा 3 फाउंड इन ऑयली फिश, इट हेल्प्स लोअर ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स भी जमते हैं बॉडी में, ठीक है, इनका लेवल भी लोअर रहना चाहिए। इसके लिए आप मेडिसिन भी खा सकते हो, कैप्सूल्स भी आते हैं ओमेगा 3 के, जरूरी नहीं आपको फिश ही खानी है ना। सैचुरेटेड फैट्स, लिमिट दीज फाउंड इन बटर, लार्ड एज दे इंक्रीज LDL। आप अनसैचुरेटेड फैट्स ले सकते हो, सैचुरेटेड फैट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। कोई भी आज की डेट में अगर आप कोई भी पैक्ड मटेरियल लेते हो उसके ऊपर लिखा होता है सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो आपके सैचुरेटेड फैट हैं ये आपका LDL बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करते हैं, है ना। तो ये आपके मरने के चांसेस बढ़ा रहे हैं। आप ऐसा खाना खा रहे हो जो आपको मारने के लिए तैयार है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। लास्टली क्या है, प्रिवेंशन थ्रू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हम अपने क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम इन हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी से दूर रहें। मॉडरेट एक्टिविटी करिए, हर हफ्ते कुछ कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करिए, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा रखेगी। ब्रिस्क वॉकिंग करिए, आप इतनी तेज वॉकिंग करने की कोशिश करिए कि आपको हल्की सांस चढ़ी रहे। हल्की सांस रहेगी तो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना, प्लैग होना, फैट डिपॉजिट होना, इन सब के चांसेस कम होंगे। टोबैको अवॉइड करिए, चाहे वो सिगरेट है, तंबाकू है, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा लोग स्ट्रेस में आके उन्हें अक्सर हार्ट अटैक आ जाता है ना। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है अगर आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो तो। अगर हम डेटा की बात करें तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, आई एम सेइंग अगेन, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन द मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ किसकी वजह से हो रही है, हार्ट अटैक्स की वजह से हो रही है। अ ग्रोइंग बर्डन, इन 2016 इंडिया रिपोर्टेड 27% ऑफ इट्स टोटल डेथ वर एट्रीब्यूटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। मतलब हर 100 में से 27 लोग ऐसे हैं जो हार्ट रिलेटेड डिसीज से मर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि होना ही होना है, ये ऐसी चीज़ है जिसे हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर चीज़ें फॉलो नहीं करते, राइट गाइडेंस नहीं है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप इस वीडियो की इस लेंथ तक पहुँचे हैं और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे जो उन्हें हार्ट अटैक से बचाने वाली है। The 8th standard CVD death rate in India is about 272 per 1 lakh, which is significantly higher than in other Western countries, which is 235 per 1 lakh. तो ये जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस शो करता है। यहाँ और स्टैट्स भी दे रखे हैं जो आप देख सकते हो। यूनिक चैलेंजेस इंडिया में ही क्यों, अब हमने बात तो इंडिया की ही कर रहे हैं, इंडिया में ऐसे क्या खास बातें हैं जो हार्ट अटैक से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो अर्ली ऑनसेट यहाँ पे हम देखते हैं इंडियंस आर अफेक्टेड बाय हार्ट डिसीज एट लीस्ट अ डेकेड अर्ली। लगभग अगर यूरोपियन कंट्री में किसी को 50 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, हमारे यहाँ पे 40 में आ रहा है, लगभग एक दशक का, एक डेकेड का फर्क है, ठीक है। मिड लाइफ इम्पैक्ट, 52% ऑफ CVD डेथ्स इन इंडिया अकर बिफोर द एज ऑफ 70। लगभग 50%, आधी से ज्यादा हार्ट अटैक रिलेटेड इशू 70 से पहले लोगों को हो रही है, मतलब जो कि लाइफस्टाइल इशू है जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। हाई फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी का मतलब डेथ के चांसेस ज़्यादा है। लोग अवेयर ही नहीं है अपनी हेल्थ के बारे में, उन्हें पता ही तब चलता है जब वो मरने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग इनिशियली ख्याल नहीं रखते हैं। रीजनल ट्रेंड्स क्या है इंडिया में, इसके ऊपर फटाफट से एक नज़र डाल लेते हैं। रिस्की फैक्टर्स वेरी करते हैं। डायबिटीज़ जैसे मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो कि सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा है, ठीक है। हाइपरटेंशन नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा है। आपने देखा होगा साउथ के लोग थोड़े से ज़्यादा कूल रहते हैं, चिल रहते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स में थोड़ी सी टेंशन, ये सब एनवायरनमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा यहाँ पे, तो स्ट्रेस रिलेटेड रीजंस हमें नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिलता है। न्यूट्रिशनल शिफ्ट, डिस्पाइट अ वेजिटेरियन कल्चर फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक इज लो। आप खुद ही नोटिस करो कि भाई आप दिन में कितना फ्रूट खाते हो, कितनी हरी सब्जी खाते हो, एंड द चांसेस आर बहुत कम, या हो सकता है आज तो आपने खाया ही ना हो, है ना। डिस्पाइट अ वेजिटेरियन डाइट, ये चीज़ इतनी कम है।
फैट इंटेक लेकिन ज़रूरी है, हमें समोसा भी खाना है, हमें पकोड़ा भी खाना है, हमें तले आलू भी खाने हैं, टिक्की भी खानी है, बन टिक्की भी खानी है, राइट। ये फैटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन एरिया हो। टोबैको यूज़, कहीं पे भी चले जाओ आप, जगह जगह पे आपको टोबैको पैकेट्स गिरे हुए मिलेंगे, फूकी हुई सिगरेट्स मिलेंगी, या लोग स्मोकिंग करते हुए दिखेंगे, या अलग अलग जगह पे सेपरेट आपको स्मोकिंग चेम्बर्स भी मिलेंगे कि कल्चरली एक्सेप्ट भी कर लिया हमने इसको कि स्मोकिंग इज़ अ नॉर्मल थिंग, जबकि वो हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है। नॉट जस्ट कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, इसकी वजह से लंग कैंसर होता है लोगों को। अगर आप कभी जाओ हॉस्पिटल में जाके देखो, लोग कैसे तड़प तड़प रहे होते हैं अपने लंग कैंसर को लेके, अपनी छाती पकड़ के बैठे रहते हैं, लेकिन जब स्मोकिंग छोड़ने की बात आती है तब कोई नहीं सुनता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उन्हें कैंसर नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके कैंसर के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं ना। तो हमें ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक हार्ट पे ही फोकस करें, बाकी जगह पे जो मर्जी करते रहें, है ना। तो आपको हर चीज़ का, अपनी बॉडी का ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए। कंक्लूजन क्या है बिफोर आई फिनिश ऑफ दिस वीडियो? कंक्लूजन भाई ये है कि हार्ट अटैक एक साइलेंट किलर है, आपको पता नहीं चलेगा, एक दिन आपको उठा के ले जाएगा ये, ठीक है, बट इट इज हाईली प्रिवेंटेबल, इसे हम रोक सकते हैं, एंड कंट्रोलेबल थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। अर्ली डिटेक्शन और अपने खाने का मैनेजमेंट करना, लाइफस्टाइल को मैनेज करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, नमक का इंटेक कम रखना, ये सभी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि एक हफ्ता किया फिर एक हफ्ता मज़े से खाना पीला, जो मर्जी किया, स्मोकिंग की, 4 बोतल दारू पी ली, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, चाहे वो कोई भी चीज़ हो लाइफ में, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो आपकी हेल्थ के लिए भी, आपके वेल्थ के लिए भी कंसिस्टेंसी इज़ द की वंस अगेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि हार्ट अटैक क्यों एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है इंडिया में, और आप कैसे अपने लव्ड वंस को और खुद को भी हार्ट अटैक से बचा सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे ये समझने में हेल्प करने वाले हैं, वो सारी ही चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर ये अच्छी लगी है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जिसको भी आप प्यार करते हो, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, ताया ताई, सबको शेयर करो। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। मेरा नाम है दलजिंदर फ्रॉम संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.